गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में थॉमस हॉब्स संप्रभुता के प्रथम प्रमाणिक व्याख्याकार माने जाते हैं एवं समझौतावादियों में आधुनिक समझौतावादियों में प्रथम माने जाते हैं। उन्होंने संप्रभुता के जो बोधा ने जो शुरुआत की थी उसको आगे बढ़ाया था। जो बोधा ने यह कहा था कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। हॉब्स ने भी उसे अमर्यादित ही रखा। हॉब्स का संप्रभु जैसा कि सेबाइन ने लिखता है कि बोधा ने संप्रभुता में जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उसे पूर्णतः मुक्त कर दिया। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को देता है जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहां कहीं भी नागरिकों को राजनीतिक समाज पाया जाता है, वहां संप्रभुता होनी चाहिए और राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। और उसके अभाव में यदि राज्य है तो राज्य का अस्तित्व नहीं है। उसकी प्रमुख विशेषताओं में संप्रभुता समस्त विधेयकात्मक कानूनों का स्रोत है। जो भी कानून निर्माण होने हैं, उन सभी का स्रोत हॉब्स के अनुसार संप्रभु ही है। संप्रभु असीमित है। संप्रभुता की सर्व प्रमुख विशेषता उसकी असीमितता, उस पर कानूनों का किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है और वो न्यायपूर्ण है। संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। संप्रभु न्याय का स्रोत है। अधिकार केवल संप्रभु में ही निहित है। युद्ध और शांति का निर्णायक है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। तो इन विशेषताओं को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स का जो संप्रभु है वो निसंदेह ही सभी बंधनों से मुक्त है। इसीलिए हॉब्स को संप्रभुता के सिद्धांत का प्रमाणिक और प्रथम राजनीतिक विचारक माना जाता है। उसकी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन के मेलशमबरी नामक स्थान में 1588 ईस्वी में हुआ, मतलब 16वीं सदी में हुआ। यह वह वर्ष था जब अर्मेडा का युद्ध हुआ और ब्रिटेन में सर्वत्र भय का साम्राज्य। अर्मेडा का युद्ध हुआ था उस समय, और जब हॉब्स का जन्म हुआ, मतलब एक गृह युद्ध की स्थिति थी ब्रिटेन में। जब हॉब्स का जन्म होता है तो एक गृह युद्ध की स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में हॉब्स का जन्म हुआ। तो संभवतया हॉब्स ने जन्म से देखा कि अव्यवस्था व्याप्त है, आदमी भय है, आदमी डरा हुआ रहता है, डर आदमी का है, संकालु है, स्वार्थी है। तो इस तरह की चीज़ें हॉब्स ने जन्मते ही देखी। तो जैसा उसने देखा, उसके विचारों पर, उसकी लेखनी पर उसी का प्रभाव पड़ा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। फिर संभवतया इस भय के साम्राज्य ने उसे डरपोक बना दिया था। वह एक पादरी का पुत्र था। इसके नाते उसे बाइबिल का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसने ऑक्सफोर्ड में और फिर शिक्षा प्राप्त की। 1610 में उसने अपने शिष्य के साथ यूरोप की यात्रा की। अब हॉब्स की यूरोप की यात्रा से लौटते कुछ समय बाद इंग्लैंड में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया और लॉन्ग पार्लियामेंट को प्रधानता प्राप्त हुई। इसी समय निरंकुश राजतंत्र के दो प्रमुख समर्थकों, लॉर्ड प्रथम और द्वितीय स्टेफर्ड को जेल में डाल दिया गया। इससे हॉब्स चिंतित और भयभीत उठा, क्योंकि उसने भी निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए पंपलेट लिखा था। इस कारण वो भागकर फ्रांस चला गया और उसने अगले 11 वर्ष पेरिस व हॉलैंड में अध्ययन करते हुए बिताए।
इसी बीच वह इंग्लैंड से भागकर पेरिस आए। युवराज था, भावी राजा चार्ल्स द्वितीय के लिए गणित शास्त्र का शिक्षक भी रहा। तो इस तरह ये होब्स के प्रमुख ग्रंथों में जब हम बात करते हैं तो 1642 में उनका दी सिवे और 1651 लेवियाथन होब्स का प्रमुख ग्रंथ है। लेवियाथन का मतलब होता है महान, मतलब एक राक्षस। लेवियाथन के प्रकाशन के साथ ही वह फ्रांसीसी अधिकारियों का वो कोपभाजन बन गया और 1679 में वो इस संसार से चले गए। हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र था। गृह युद्ध के इस काल में चार्ल्स प्रथम का सिर काटकर राजतंत्र को विनाश किया जाना था। चार्ल्स द्वितीय के अधीनता में राजतंत्र की पुनः स्थापना आदि घटनाएं उसने अपनी आंखों से देखी थी। तो जैसा मैंने बताया कि उसके उसी जीवन पर इन्हीं घटनाओं का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। होम्स की प्रमुख रचनाओं में डी सी वे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डायलॉग ऑफ द सिविल वार इत्यादि प्रमुख हैं। होब्स का समझौता सिद्धांत। होब्स ने मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और ओरिजिन ऑफ द स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए होब्स ने सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी, सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसमें वो बताते हैं कि मानव स्वभाव का चित्रण। होब्स का मूल मंत्र था रीड द सेल्फ, मतलब माई सेल्फ, स्वयं को पढ़ो। और वह कहता है कि लेवियाथन में वो कहता है कि मनुष्य जो है, मानव स्वभाव जो है, मनुष्य भय है, स्वार्थी है, ठीक है, आत्म केंद्रित है, स्वार्थी, भयक्रांत प्राणी है। प्राकृतिक अवस्था, फिर वही बताता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को होब्स प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं। प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जब राज्य नहीं था। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के लिए वो होब्स कहता है कि बड़ा संघर्ष की अवस्था थी, अराजकता की अवस्था थी, एक दूसरे से विरुद्ध संघर्ष की, अराजकता की, माइट इज राइट का कानून था। तो इस तरीके जैसी उसने गृह युद्ध में देखी वैसी प्राकृतिक अवस्था उसने बताई। तो फिर उसने बताया, ऐसी कोई प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर उसने बताया कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब आदमी परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए, तो उन्होंने एक समझौता किया। तो व्यक्तियों ने समझौता किया, एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने समस्त अधिकार दे दिए, बशर्ते कि वो उसकी जीवन की रक्षा करे। ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था के प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, परंतु बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उसका पालन नहीं किया जाता था। जब तक सभी उनका पालन न करते, कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक उसका पालन न कर सकता था। अतः आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति बनाए रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिकता होते हुए भी आत्मरक्षा, शांति, सुरक्षा की इच्छा तो थी। अतः वो इस प्रकार की संस्था के लिए प्रेरित हुए। होब्स एक जगह कहते हैं कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति अथवा व्यक्ति को इस शर्त पर देता हूं कि उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूं कि तुम भी इसी प्रकार के अधिकार इसे दे दो, इसे कार्यों को स्वीकार करो। तो इस तरह जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, होब्स के अनुसार जिस राज्य की उत्पत्ति होती है वह निरंकुश, स्थायी और संप्रभुता, अखंड, अदेय, अविभाज्य है। तो यही वह सिद्धांत है जिस पर इस प्रकार होब्स एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, प्राकृतिक मानव स्वभाव का चित्रण, प्राकृतिक अवस्था और समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। समझौते की आवश्यकता हुई, एक समझौता हुआ व्यक्तियों और राजा के मध्य और राज्य की उत्पत्ति हुई। इस तरह होब्स के अनुसार जो एक राज्य की उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते से हुई, न प्राकृतिक हुई है, न किसी देवी ने की है, प्राकृतिक एक समझौते से हुई। और समझौते में जब राज्य की उत्पत्ति होती है वह राज्य निरंकुश, अखंड, अदेय और एक निरंकुश राजतंत्र है। धन्यवाद। अब हम लॉक और उसके बाद रूसो और फिर उनकी कंपैरिजन पढ़ेंगे। थैंक यू।